हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत इंटीग्रल कैलकुलस। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी तरह से बता दिया था, उसकी सारी कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो अभी हम नई चालू कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। रही बात नोट्स की, तो आपको ऑलरेडी मैंने डिलीवर कर दिया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जल्दी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियो मिल सके और आप अपनी स्टडी को कम से कम बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकें। ये बहुत जरूरी है। देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। मैं फिर आपको एक बार इरशाद कर दूं कि इंटीग्रल कैलकुलस को बेहतर पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का आना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। जब आप डिफरेंशियल को पूरी तरह समझ लेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस आपके लिए बेहद ईजी हो जाएगा स्टूडेंट। देखते हैं बिना देरी के इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस को मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटीग्रल कैलकुलस एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशियल कैलकुलस की। जैसे जहाँ प्रोडक्ट होता है वहाँ डिवाइड, जहाँ डिवाइड होता है वहाँ प्रोडक्ट, इस तरीके से कंसेप्ट पूरे चेंज हो जाते हैं। जो आंसर होता है वो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन जो है वहाँ आंसर का फॉर्म ले लेता है। तो अब देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ हमने कुछ फार्मूले लिए हैं बच्चों। ये फार्मूले हमने डिफरेंशियल से लिए हुए हैं, लेकिन डिफरेंशियल से कैसे इंटीग्रेट होता है देखिए आप। एक्स टू द पावर एन, आपको याद होगा कि एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल हम करते थे एन एक्स की पावर एन माइनस वन। पावर जो होती थी इनटू में आती थी और पावर में से -1 हो जाता था। यहाँ पे इंटीग्रल जब हम कर रहे हैं तो इंटीग्रल का सिंबल आप देख रहे हैं एस, ये समेशन इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल का एक फार्म इस तरह से सिंबल होता है जिसको हम इस तरह से कहते हैं, और साथ में dx लगा होता है। ये पूरा इंटीग्रल माना जाता है। तो देखिए ये सिंबल लगा हुआ है और dx है और x टू द पावर n टर्म है। जबकि डिफरेंशियल में क्या देखा था आपने कि डी बाई डी एक्स हम आगे रखते थे इंटू एक्स टू द पावर n, तो वहाँ सिर्फ एक ही टर्म होती थी डी बाई डी एक्स, और क्वेश्चन को रख दिया जाता था। यहाँ पर क्या है, दो हमें सिंबल लेना है, एक तो इंटीग्रल का सिंबल लेना है और एक जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो dx हमें या dy लेना है, और बीच में हमें क्वेश्चन को रखना है। तो यहाँ देखिए आप इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n dx, तो वहाँ पावर क्या होती थी, इनटू में आती थी। यहाँ देखिए डिवाइड में आ गई। वहाँ पावर में से 1 माइनस होता था, यहाँ पावर 1 प्लस होने के कारण फार्मूला पूरा चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूला तो हमें याद ही रखना है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरीके से डिफरेंशियल से रिवर्स जा रहा है, उल्टी तरफ जा रहा है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 होता था तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता था तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स से होता है, क्योंकि डिफरेंशियल भी ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता था। ए टू द पावर एक्स के डिफरेंशियल में आप देखें कि आपको यदि फार्मूला याद है तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग है, और यहाँ पे हमने इंटीग्रल किया है तो इंटू के बजाय अपॉन में आ जाता है, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता था, 0 होता था, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांस्टेंट का इंटीग्रल हम जब कर रहे हैं तो उसके साथ एक्स जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो टर्म आ जाती है सी एक्स। यदि आप डी वाई करते हैं तो यहाँ वाई आ जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए कि साइन का इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स में हम देखते थे कि इनका डिफरेंशियल क्या होता था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे सारे जो इंटीग्रल के जो डिफरेंशियल के फार्मूले इस तरह से बन जाते हैं, ये आप सब देख पा रहे हैं अच्छे से कि सारे ये हमको पता था कॉस का डिफरेंशियल ये होता है, टेन का डिफरेंशियल ये होता है, कॉट का डिफरेंशियल ये होता है, सेक का ये और कोसेक का ये। अब जो हमारा आंसर था डिफरेंशियल, उसी का इंटीग्रल हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी। यहाँ पर देखिए अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ एक बात आप देख रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि साइन कॉस और टेन का भी इंटीग्रल होता है, लेकिन हमें 11th के लिए जितना ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो साइन और कॉस दिख रहा है, टेन गायब हो गया, मतलब हर टर्म का इंटीग्रल हमें शुरू में नहीं मिल पाता है। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स का कोसेक एक्स। जबकि आप देखेंगे कि हमने देखा था टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स होगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स होता है तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कोसेक एक्स होगा। सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस ट्रांसफर होकर कोसेक एक्स प्लस चला जाएगा। अब वहाँ पर हमने डिफरेंशियल फार्मूला जो पढ़ा था प्रोडक्ट में, तो ए इंटू बे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए पढ़ा था, वो बहुत सिंपल था। यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट फार्मूला अलग है जिसको हम बाय पार्ट्स कहते हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूले को देख रहे हैं, ए डॉट बी इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। मतलब खास बात क्या देखने में आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि इंटीग्रल हमेशा बी वाले फंक्शन का ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी वाले फंक्शन का, यानी हमें इस फार्मूले में थोड़ी एक
केयर रखना है कि जिसका इंटीग्रल हमें पता हो उसे हम सेकंड टर्म मानेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये बी को आगे रख देते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे ले जाते हैं तो हमें ए टर्म मिलती है और ए का हमें इंटीग्रल पता ही नहीं होता, इसलिए हम ए को हमेशा वो टर्म मानेंगे जिसका सभी का डिफरेंशियल होता है, और बी हमें उसका मानना है जिसके सभी के इंटीग्रल होते हैं। खैर क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी तक फार्मूला देख लें आप अच्छे से। तो रही बात, अब मैं इसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना होता है लेकिन कुछ लिमिट्स के अंतर्गत करना होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक फंक्शन f(x) है और आप उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx भी लगा दिया, क्योंकि इंटीग्रल के साइन के साथ dx लगाना भी ज़रूरी है। देखिए ये इंटीग्रल का साइन है और ये dx है, इसको दोनों को लगाएंगे, बीच में हम क्वेश्चन को रखेंगे। इन दोनों के बिना अधूरा है इंटीग्रल, हमारा आंसर सही नहीं जाएगा, क्वेश्चन की मतलब मेथड भी सही नहीं हो पाएगी। तो हम f(x) कर रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, लिमिट होती है जैसे a टू b। ये a जो है ये लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट, और ये ऊपर वाली जो होती है वो अपर लिमिट कहलाती है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको समझ में आ गई। लोअर लिमिट कहाँ रखते हैं, हम हमेशा नीचे रखते हैं, और अपर लिमिट हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं। अब यदि हम इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो f(x) का इंटीग्रल, मान लीजिए हमारा f(x) आया, तो ये f(x) आएगा, तो इसके ऊपर ब्रैकेट पे वही लिमिट लगा देंगे जो लोअर और अपर है। तो लोअर की प्लेस पे लोअर लिमिट लग जाएगी, बट राइट हैंड साइड में लगेगी। देखिए आप यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट है क्वेश्चन के, और यहाँ आंसर के राइट हैंड साइड में लिमिट है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा f, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे f(b). देखिए यहाँ से ये x की प्लेस पे हम रखेंगे b, पहले अपर लिमिट x की प्लेस पे रखना है, बीच में लगाना है माइनस, और फिर लगाना है हमको लोअर लिमिट यहाँ से। तो f(b) माइनस f(a) हो जाएगा। ये देखिए, तो आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे तो उन्हें दो फिक्स वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी जाएगी, हमें लिमिट दी जाएगी, उनके अंतर्गत ही करना होगा। जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में इस प्रकार की कोई लिमिट हमें नहीं मिलने वाली। तो हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सीख लेंगे। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सीख लेंगे बच्चों, तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसको, तो बहुत आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इसमें। और ये बात आपको और कह दूँ कि 11th के साथ ये 12th में भी हमारे साथ रहेगी, और उस क्लास में भी हमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अभी से इसको परफेक्ट कर लीजिए, तो आगे जाके परेशानी नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको मैंने फार्मूला बता दिया डेफिनेट इंटीग्रल का। मैं पहले आपको सिखाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के लिए हम करते हैं शुरू। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को पहले ले हम, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती। मैंने आपसे कहा, जैसे हमसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो अब क्वेश्चन हमें क्या दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि आप x⁵ को इंटीग्रेट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल का सिंबल आगे लगा दिया, और x का रिस्पेक्ट है तो यहाँ dx लग जाएगा। यदि उन्होंने कहा हमें कि y के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो हम यहाँ लगा देंगे dy। यदि उसने कहा m के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो m के रिस्पेक्ट में तो यहाँ dm हो जाएगा। बाकी कंडीशन वो की वही होती है कि यहाँ पर dx है, तो यहाँ x वाली टर्म में अंदर रहेगी, बाकी सब कांस्टेंट बन के बाहर निकल जाएंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल या डिफरेंशियल करते हैं, उस रिस्पेक्ट का टर्म हमारे सिंबल के पीछे होता है, बाकी सब कांस्टेंट बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ तो कोई कांस्टेंट है नहीं हमारे पास, x⁵। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि अब जब आप इसको इंटीग्रेट करने की शुरू करेंगे तो फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करेंगे। वो फार्मूला ये है कि x⁴n dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x⁴n+1 अपॉन n+1। ध्यान रहे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम डिफरेंशियल करके अभी अभी आए हैं। तो डिफरेंशियल में हमने देखा है कि x⁴n होता है तो nx⁴n-1 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इंटीग्रल कह रहा है कि आपको जिस पावर पर इंटीग्रल करना है x की, वो पावर 1+ कर लेती है और वही अपॉन में जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, x⁵5+1, क्योंकि n की प्लेस पे क्या है हमारे पास 5 है, अपॉन 5+1। देखिए यहाँ n की प्लेस पे हमारे पास कौन सी टर्म है, 5 है, तो यहाँ n+1 कहाँ है, तो यहाँ 5+1 हो जाएगा, और अपॉन में भी n+1 है तो 5+1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x⁶/6, और आप एक कांस्टेंट भी लगा दें प्लस में c, तो भी इस आंसर को सही माना जाएगा, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट c का यूज़ हो जाता है। तो आप केवल x⁶/6 भी लिखें तो भी ठीक है आंसर,
प्लस सी लिखें तो भी ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से हम छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम दूसरे और भी आगे के टर्म्स इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमको कहा गया कि ए बी ई टू द पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट का सिंबल लगा दिया, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पीछे dx लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि एक्स लगा है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, तो उसकी ही टर्म अंदर रहने वाली है, बाकी सब बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी सब में कौन कौन है, ए और बी है, जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम ए और बी को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ए बी मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ रहेगा e टू द पावर एक्स dx। अब हम e टू द पावर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो हम सब जानते हैं कि e टू द पावर एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या एक बहुत ज़रूरी बात आ रही है बच्चों कि आप हमें फार्मूले आप सबसे पहले बढ़िया कर लें, प्रैक्टिस करें ना, कुछ सम की प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूले अपने आप याद होने लग जाएंगे। और फिर भी एक पेज पर सारे फार्मूले लिख के अपने सामने रखें और कंटिन्यू सम करते समय उनको यूज़ करें, तो देखने में भी काफ़ी फार्मूले हमें याद हो जाते हैं। तो फार्मूले को जरूर मेंशन करें जिस स्टेप में आप यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जहाँ पे जिस स्टेप पे मुझे फार्मूला लगाना है उसके पैरेलल स्टेप में मैंने राइट हैंड साइड में उस फार्मूले को लिख दिया है, ताकि उनको समझ में आ सके कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर रहा है। तो उन्हें चेक करने में भी ठीक रहता है और एक अच्छी क्वालिटी भी हमारे अंदर आ जाती है, और उन्हें भी इस बात की खुशी होती है कि स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है। अब यहाँ पर देखिए ए बी ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये हमने ई टू द पावर एक्स यहाँ पर लगा दिया। देखिए ई टू द पावर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अब मैं अगले पैटर्न पे लेता हूँ। ये एक पैटर्न था सिंगल टर्म का, अब हम पॉलिनोमियल टर्म पे लेते हैं। तो पॉलिनोमियल टर्म पे लेंगे तो क्वेश्चन कैसा देगा वो क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा लिख दिया कि 2x प्लस ई टू द पावर x प्लस 5, ये एक टर्म दे दी। अब यह कहा कि इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने अभी भी सीखा है कि विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और पीछे की ओर dx लगाना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने डिफरेंशियल में आपको एक बात सिखाई थी कि जब भी पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, प्लस माइनस में टर्म्स आ जाती हैं, तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर देते हैं, वो लगा के नहीं देंगे, हम उसको लगा लेंगे। तो ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। अब ब्रैकेट लगा लिया, जैसे डी बाई डी एक्स को बाहर रखा था और ब्रैकेट के बाद डी बाई डी एक्स मैंने सब सारे टर्म्स के अंदर, जैसे डी बाई डी एक्स यहाँ होता था तो डी बाई डी एक्स इसको भी दिया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको भी दिया। तो इस प्रकार से हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेट है, इंटीग्रेशन के साथ हमें डी एक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि देखिए मैंने इंटीग्रल का सिंबल लगाया पहले, यहाँ पर ये इंटीग्रल लगाया मैंने और 2x लिखा। तो केवल इंटीग्रल और ही नहीं दिया, पीछे से dx भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बार इंटीग्रल का सिंबल देना है, पीछे से dx देना है। एक बार देख लीजिए फिर से, इस 2x को मैंने इंटीग्रल का सिंबल भी अंदर पहुंचा है और dx भी यहाँ से दिया। अब ऐसे इंटीग्रल का सिंबल में ax को भी दूंगा और उसके साथ भी dx को दूंगा, फिर इंटीग्रल का सिंबल 5 को दूंगा और फिर dx को भी 5 को दूंगा। तो यहाँ आप देखिए क्या होगा, यहाँ मैंने फिर इंटीग्रल का सिंबल e टू दी पावर x को दे दिया और साथ में dx भी, क्योंकि ये dx देना इसलिए जरूरी कि इंटीग्रल में ये पता लगता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं। प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 dx, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं, आपको सिखाया था कि कांस्टेंट को बाहर निकालना है। x की टर्म है dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x की टर्म तो 2 कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं। ये 2 बाहर निकाल दिया, x dx, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, e टू दी पावर x dx, और 5 तो खुद ही कांस्टेंट है अपने आप में, 5 को बाहर ले लिया तो 1 dx, और 1 का इंटीग्रल हमें पता है कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे 2, लेकिन x की पावर डिफरेंशियल में क्या आती है, 1 होती थी, तो हम डिफरेंशियल ऑफ x 1 कर देते थे। लेकिन यहाँ इंटीग्रल है तो यहाँ इंटीग्रल में यही फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने यहाँ पे किया है ऊपर की ओर। जैसे मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको दिख जाए उस चीज़ को। ये देखिए पे यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर x की पावर कुछ दिख नहीं रही स्टूडेंट्स हमें, तो x की पावर कुछ नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कुछ पावर नहीं होता हम उसको 1 कंसिडर करते हैं। अब 1 पावर है तो ये फार्मूला किस तरीके से हो जाएगा, x टू द पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये फार्मूला लग गया। हम सब जानते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रल तो e टू द पावर x ही होता है, वो रख दिया हमने। 5 पे हमने रख दिया कांस्टेंट, और इंटीग्रल ऑफ 1, देखिए यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1 दिख रहा है हमें, तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, वो फार्मूला भी मेंशन कर दीजिए साइड में कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इसको प्लस, मतलब x 5 तो ले चुके हैं और यहाँ क्या ले लेंगे, x। ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। इसको और आगे स्टेप ले सकते हैं, 2x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस e टू द पावर x प्लस 5x। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा हुआ हमारा आंसर।
तो आपने दूसरा पैटर्न सीख लिया कि यदि हम पॉलिनोमियल टर्म होती हैं उसके अंदर इंटीग्रल लेंगे तो किस तरीके से इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि इंटीग्रल में यहाँ पर बाय पार्ट्स के सम आने लगते हैं। जैसे बाय पार्ट्स के सम मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दो x की टर्म है, x की टर्म दो कैसे, एक तो e की पावर x है तो वो x की टर्म मानी जाएगी, इंटू में x है वो भी x की टर्म मानी जाएगी। तो इनमें इंटू का साइन लगा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, और प्रोडक्ट फार्मूला जो होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। तो उसको याद रखिएगा, मैं आप बोल के बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चाहे तो मैं आपको पहले लिख के देता हूँ उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ताकि आपको याद रह जाएगा कि ये सम कहाँ देखे जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी क्वेश्चन में आपको मान लो टीचर ने कह दिया कि आप ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कीजिए, तो मतलब समझ लो टीचर ये कहने वाले हैं इनडायरेक्टली कि प्रोडक्ट फार्मूला आपको यूज करना है। तो ये ऐसे टर्म्स अपने को याद रख लेनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन हमको दे दिया जैसे एक्स ई टू द पावर एक्स और रिस्पेक्ट है एक्स का डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर जो दो टर्म हमें दी है, एक्स वो फर्स्ट है और ई टू द पावर एक्स सेकंड, दोनों में एक्स है तो ये प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला में लिख के आपको बता देता हूँ साइड में। देखिए कभी कहा जाए कि इंटीग्रल ऑफ ए इंटू बी दोनों एक्स की टर्म हो तो फर्स्ट फंक्शन ए वैसा ही लिखना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कर देना है, माइनस बड़ा इंटीग्रल का सिंबल बनाना है, फिर ब्रैकेट डालना है, डी वाई डी एक्स ऑफ ए इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमें फार्मूला याद करने में सहूलियत हो जाती है इस तरह से, और सबका इंटीग्रल का एक्स के रिस्पेक्ट में डीएक्स। ये फार्मूला आप याद रख लें, तो ये फार्मूला याद रख लें तो आपको करने में बहुत आसानी होगी। अब इसमें मैं फिर आपको याद दिला दूं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर एक खास इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जिसको आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है बी, मतलब यहाँ ई टू द पावर एक्स, सेकंड टर्म का ही इंटीग्रल हो रहा है। देखिए आप यहाँ ध्यान से फार्मूले के अंदर आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म का हो रहा है। तो डिफरेंशियल तो हर टर्म का हमको पता होता है, लेकिन हर टर्म का इंटीग्रल हमें पता नहीं होता। इसलिए इंटीग्रल की वो टर्म भी आप हमेशा सावधानी से लीजिए, हमेशा बी उसी टर्म को मानिए जिसका इंटीग्रल आपको पता हो। कभी कभी आपको लगेगा कि यार मुझे बी का इंटीग्रल पता नहीं लेकिन ए का इंटीग्रल पता है, तो इसको ए डॉट बी न लिखते हुए बी डॉट ए लिखकर इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। तो जो टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, जिसका इंटीग्रल हमें पता हो वही टर्म बी या सेकंड टर्म माननी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान देना। अब इसमें तो ई टू द पावर एक्स आ रहा है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल तो हमें पता है, जनरल ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो वो तो हमें पता है, तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ बाय पार्ट्स में जैसे फर्स्ट टर्म है ए, तो ए की प्लेस पे कौन दिख रहा है हमें, एक्स दिख रहा है, तो हम यहाँ लगा लेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड मतलब ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स एंड होल इंटीग्रल। इसका फिर से इंटीग्रल कर दिया। इस स्टेप को एक बार ध्यान दे दो बच्चों, का कारण क्या है कि ये पहला सम ही ऐसा है, और ये इंटू जो है ये क्लास 12 में तो काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे इसके, लेकिन 11 में भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। और आप 11 में यदि परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर तो क्या बात है, आप 12 में तो बहुत ही अच्छे से आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट टीचर भी आप इसको कर सकते हैं, घर पे भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप, जो 12th क्लास की बुक्स है उसके भी, क्योंकि आप बेसिक इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको सवाल नहीं उठता कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ए जो है वो ए एक्स है हमारा, और बी जो हमारा है ई टू द पावर एक्स। तो देखिए जहाँ जहाँ ए लिखा है, एक तो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है और एक डिफरेंशियल प्लेस पे, तो ये देखो फर्स्ट प्लेस पे और ये डिफरेंशियल प्लेस पे, जबकि बी जो टर्म है वो इंटीग्रेशन प्लेस पे है। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे बी ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फार्मूले में वैल्यू रखिए। अब हमें सिंपल हमें फार्मूले को यूज़ करना है। हम सब जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स से होता है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, और इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स होता है। तो ये देखिए जो ब्रैकेट की टर्म है उसका इंटीग्रल भी हो गया, और ये पीछे वाला डी एक्स जो है वो मैंने यहाँ लगा दिया है। देखिए अब यहाँ हमारे पास बच गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, अब क्या बच रहा है 1 का ई टू द पावर एक्स में इंटू वो ई टू द पावर एक्स हो गया, तो डी एक्स। अब हम सब जानते हैं ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल, मैं आपको और साइड में लिख के एक्सप्लेन कर दूँ कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा ई टू द पावर एक्स। आप चाहें तो एल्जेब्रिक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ ई टू द पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, उसको आप बाहर ले लें,
अंदर बचेगा x माइनस 1, चाहे तो प्लस c लगा दें, नहीं तो न भी लगाएं तो चल जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स ये बाय पार्ट्स इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। एक सम और भी देख लेते हैं बाय पार्ट्स का, समझ में आ जाए इस चीज़ के लिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि आप log x का इंटीग्रेशन कीजिए। अब यदि स्टूडेंट्स उतावला है और जल्दी जल्दी सोचता है, मैथ्स में तो बहुत हमें काम रहना पड़ता है, बहुत शांत रह के सोचना पड़ता है। हमारे मन में डिफरेंशियल लॉग एक्स का इंटीग्रल देखते से एकदम डिफरेंशियल का फार्मूला स्ट्राइक होने लगता है कि इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल एक्स लॉग एक्स। वही यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, इंटीग्रल पूछा है। तो इंटीग्रल में लॉग एक्स है और इंटीग्रल लॉग एक्स में हम फार्मूला लिस्ट देखते हैं, तो फार्मूला लिस्ट में हमें कहीं भी इंटीग्रल के फार्मूले में लॉग एक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं लॉग का फार्मूला आपके पास नहीं है कि इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। देखिए यहाँ इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स आपको इस तरफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली लॉग एक्स आंसर के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इंटीग्रल फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है ना आपको, देखिए कहीं भी। तो इंटीग्रल लॉग एक्स होता ही नहीं। तो अब इसीलिए बाय पार्ट्स के फार्मूले का यूज़ करके उसे हम निकालते हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपको करना सिखा रहा हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनके इंटीग्रल ही हमें पता नहीं हो, तो उसको बाय पार्ट्स फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक टर्म बनाना बता देता हूँ, वो देखिए आप। जैसे log x जिसका इंटीग्रल नहीं मालूम है, हमको log x का इंटीग्रल नहीं मालूम है, तो उसको हमेशा फर्स्ट टर्म मान लेना चाहिए log x, और इनटू में क्या मान लीजिए 1, इस 1 को हम सेकंड टर्म मान लें। अब ये हमारा a हो गया log x फर्स्ट टर्म हो गई, और 1 हो गई हमारी सेकंड टर्म। तो ना ही जब टर्म ना मिले, सिंगल टर्म मिले, और हमें सिंगल टर्म में भी इंटीग्रल पता ना हो, तो हमेशा प्रोडक्ट में इंटू 1 लेके उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं इसमें बाय पार्ट्स फार्मूला लगा रहा हूँ, पहले आपको मैंने लिख के दे दिया है, इसलिए इस बार आपको कठिनाई नहीं आएगी। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, log x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड लगा दिया मैंने, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड इट्स होल इंटीग्रल, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर dx लगा दिया। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया स्टेप कि मैंने 1 को कहाँ लिया, सेकंड टर्म लिया है। और अभी पिछले सम में हमने सीखा कि सेकंड टर्म वही होना चाहिए जिसका इंटीग्रल हमें पता हो। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल के टर्म पे 1 दिख रहा है, जबकि डिफरेंशियल के टर्म पे log x है। क्योंकि log x का इंटीग्रल हमें पता नहीं है, तो वो हमेशा हम फर्स्ट ही मानना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए log x तो वैसे रहा, इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। ये हमें पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x होता है। क्योंकि यदि हम डिफरेंशियल पक्का नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिफरेंशियल हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इंटीग्रल हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर अब यहाँ देखिए, अब डिफरेंशियल, अब इन क्वेश्चनों को टीचर ज़्यादा पसंद करते हैं दे देना। कारण क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में डिफरेंशियल भी देखने को मिल जाता है और इंटीग्रल भी देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ डिफरेंशियल देख पा रहे हैं और टोटल इंटीग्रल भी उनको दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन ये इस तरह से प्रिसाइसनेस अपने अंदर ला देते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ log x क्या लिख दिया मैंने, 1/x लिख दिया। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ 1, ये इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हुआ, x, ये मैंने x यहाँ लिख दिया। अब टोटल क्या है इसमें, इंटू dx। अब ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा। अब देखिए log के पीछे कोई टर्म होती है तो उसको हमेशा log के आगे लिख देना चाहिए। तो x को लिख दिया log के आगे, log x माइनस, और यहाँ बच गया आपके पास 1 dx। अब 1 dx का इंटीग्रल आपको पता है डियर कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx कांस्टेंट की हमेशा x होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, x log x और 1 का x। अब अलजेब्रा स्टेप है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा log x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वो टर्म भी मैंने बाय पार्ट से बता दी जो सिंगल टर्म होती है, और यहाँ हमने डबल टर्म भी देख ली कि दो प्रोडक्ट हो तो कैसे, और सिंगल टर्म वो हो तो कैसे बाय पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये बाय पार्ट्स हो गया। अब स्टूडेंट्स मैंने ये इंडेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पूरा कवर कर दिया, आपको सारे पैटर्न जो थे वो बता दिए। एक और पैटर्न होता है लेकिन उसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन वो भी सीख ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिर बाद में कब इसको सीखेंगे, पक्का करना है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि मैं सारी टर्म बता दूंगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन टीचर यदि देता है तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि यार ये पैटर्न तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो पैटर्न हमने सब, जितने मैंने पैटर्न है 1 बाय 1 आपको सब पढ़ा दिए मैंने। अब ये पैटर्न बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न देखो, यहाँ पे देखते हैं, वो नाम पहले ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अब सब्स्टिट्यूशन वाली टर्म, बस यहाँ मैं फिर एक बात आपको रिपीट करूंगा कि डिफरेंशियल पक्का होना बहुत ज़रूरी है। बार बार एक बात कह रहा हूँ बच्चों,
तो मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि आप डिफरेंशियल को पहले बहुत पक्का कीजिए, बाद में इंटीग्रल को देखिए और इंटीग्रल के वीडियो को स्टडी कीजिए। तो सबसे पहली बात है डिफरेंशियल पक्का होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, तो यहाँ डिफरेंशियल का मोस्टली यूज़ होगा और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। देखिए, वो क्वेश्चन होगा इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन x dx। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि डिफरेंशियल में प्रोडक्ट के साथ क्वेश्चन फार्मूला भी था, यहाँ तो क्वेश्चन फार्मूला है, इंटीग्रल में होता ही नहीं है। जब आपको क्वेश्चन टर्म दिख जाती है लॉग के साथ तो क्वेश्चन फार्मूला तो होता ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर देखिए कि आप इस क्वेश्चन को क्या ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, मैं लिख के बताता हूँ आपको, log x, और ये डिनोमिनेटर की टर्म जो है उसको अलग से कर लें तो ये 1/x दिखने लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने इस टर्म को अलग कर लिया तो ये 1/x दिखने लगा। अब आपको पता होगा, आपके दिमाग में ये बात एकदम तुरंत ब्रेन में स्ट्राइक करनी चाहिए। कैसे स्ट्राइक करना चाहिए कि यार मुझे एक बात तो पता है कि log x का डिफरेंशियल निकालूं तो वो क्या होता है 1/x। मतलब हमारा जो क्वेश्चन होता है इंटीग्रल का, उस इंटीग्रल के क्वेश्चन में ही हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पड़ोस में ही दिखने लगता है या आसपास या ऊपर नीचे दिखने लगता है। तो जब क्वेश्चन का डिफरेंशियल ही पड़ोस में दिखने लगता है तो समझ लेना कि ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल है, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख के भी देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि log x जो दिया है, जिसका डिफरेंशियल हमें दिख रहा है, देखिए मैं फिर आपको क्लियर करूँ कि log x का डिफरेंशियल 1/x दिख रहा है, 1/x का डिफरेंशियल log x नहीं है। और यहाँ पे इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन का है इंटीग्रल का ही है। तो ध्यान पहले देना है कि जिसका डिफरेंशियल हमें दिख रहा है उस टर्म को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट log x इक्वल टू t मान लिया। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ log x, देखिए पहले लिख लेते हैं कि यहाँ डिफरेंशियल करना है डिफरेंशियल ऑफ log x और यहाँ करना है डिफरेंशियल ऑफ t। तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ log x तो हो गया 1/x और ये टर्म क्या हो गई dt अपॉन dx। कैसे, देखिए आप यहाँ देख लीजिए, जरा समझने की बात है, ये t इसके साथ आ गया तो dt अपॉन dx हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/x, ये 1/x अपने को वैसे ही रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को इधर ले आना है। ये dx इधर आ गए तो सामने कौन बच गया, dt बच गया। देखिए, ये dx की टर्म मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, dt अपनी जगह पे रखा तो 1/x dx dt। अब कोशिश करें कि आप dt अलग से ले आएं, सिंगल dt लेके आ जाएं हमेशा के लिए। क्वेश्चन को यहाँ तक खींच लें कि सिंगल dt आ जाए और dx और x की टर्म एक और हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए। अब आप देखेंगे कि 1/x dx देखो हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ये देखिए, हमने इसी के लिए तो सब इतना सारा किया है कि 1/x dx यहाँ प्रेजेंट है, तो 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इंटीग्रल वैसा का वैसे लगाया। log x को मैंने क्या मान लिया था, अब log x को मैंने मान चुका था यहाँ पे log x को t, तो मैं log x की प्लेस पे क्या लिखूंगा यहाँ t, और 1/x dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई dt, तो मैं यहाँ लिख दूंगा dt। तो ये मैंने t dt लिख दिया। तो बच्चों बात समझ में आई, पूरा क्वेश्चन जो x में था, देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन x में था, अब वो पूरी तरह से t में चेंज हो चुका है। एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि वो कमी ना रह जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसी का डिफरेंशियल पड़ोस में या ऊपर नीचे कहीं लिखा होता है। तो मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से बना लिया तो मुझे दिखने लगा कि log x का डिफरेंशियल 1/x है। जैसे ही क्वेश्चन का डिफरेंशियल पड़ोस में दिखता है तो जो क्वेश्चन है उसको t मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को हमने t मान लिया, फिर क्वेश्चन को t मान लिया तो उसके आगे dy/dx लगाया क्योंकि हमको डिफरेंशियल करना है, दोनों के आगे dy/dx लगाए तो यहाँ पे log x का डिफरेंशियल तो 1/x हो गया और dt अपॉन dx, वो क्योंकि t का इंटीग्रल डिफरेंशियल तो होता नहीं तो dt अपॉन dx लिख दिया। अब x को हम इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 1/x के साथ dx आ गया, सामने क्या हो गया dt आ गया। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पूरा x में लिया था अब उसको हम कहाँ में टर्न कर देंगे t में। तो log x को हम क्या मान चुके थे, log x को हम t मान चुके थे तो हमने t लिख दिया और 1/x dx की जो वैल्यू है टोटल वो क्या आई dt आई, तो इसकी प्लेस पे हमने लिख दिया dt। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इंटीग्रल पे आ जाते हैं। तो इंटीग्रल क्या कहता है कि t का इंटीग्रल करो तो t की पावर कुछ नहीं है, क्या है 1, और हमने फार्मूला सीख रखा है कि पावर जब आती है तो पावर में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल करते समय उस पावर को में 1 प्लस करते हैं और वही अपॉन में लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया t⁻²/2। अब t में तो क्वेश्चन था नहीं, t तो हमने कंसिडर किया था, लेट किया था। अब क्वेश्चन तो हमारा x में दिया था तो हमें आंसर भी क्या में चाहिए, x में चाहिए। तो t की प्लेस पे वापस जो आपने x मान रखा है वो वहाँ रख दीजिए। तो हमने t की प्लेस पे क्या माना है log x, तो यहाँ हम t की प्लेस पे लिख देंगे log x। तो यहाँ हो गया
log x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों समझ में आए सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल किस तरह से किया जाता है। ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं कह सकते, इसमें से प्रैक्टिस है। जहाँ प्रैक्टिस की कमी होगी तो ये अपने आप टफ लगने लगेगा, लेकिन जहाँ जितने सम्स प्रैक्टिस करते जाते हैं उतनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। और सम्स आपको आपकी बुक में बहुत सारे सम दिए जाते हैं, तो वो सब लेके प्रैक्टिस करें। और मान लो कोई सम आपको उलझता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम बराबर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है। अभी एक नहीं एक और सम कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन दिया इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब ये सम दो प्रकार से सॉल्व हो सकता है। कैसे दो प्रकार से सॉल्व हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर दो टर्म दी हुई है, देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स और बीच में इंटू है। तो मैंने अभी बाय पार्ट्स बताया था आपको, इंटीग्रल बाय पार्ट, वो प्रोडक्ट फार्मूले में तो लगता है, तो वो प्रोडक्ट फार्मूले से भी हम उसको करेंगे तो भी आएगा। लेकिन मैंने अभी जो नई बात सिखाई सब्स्टिट्यूशन में बाय पार्ट्स में, कि एक क्वेश्चन जो रहता है उसका डिफरेंशियल पड़ोस में दिखता है। देखिए साइन का डिफरेंशियल पड़ोस में कॉस दिख रहा है हमें, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करते हैं। तो देखिए क्या सिखाया था मैंने आपको। सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच लीजिए इधर साइड में ऐसी, और अब सबसे पहले लाइन खींचने के बाद जिसको आप टी मान सकते हैं डिफरेंशियल के लिए, साइन एक्स को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब क्या सिखाया था कि इसका डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने के लिए इसके डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ टी, दोनों के लिए डी बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स। अब डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले चलो उधर, तो कॉस एक्स के साथ में कौन चला गया, डी एक्स चला गया, सामने क्या रहेगा, डी टी। अब देखिए आप क्वेश्चन को आ जाइए, जैसे ही आपको डी टी की टर्म मिल जाती है, डी टी का आंसर मिल जाता है, ये क्या है कि RHS में डी टी मिल जाता है, बस वहीं इस स्टेप को स्टॉप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है, कॉस एक्स डी एक्स यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स डी एक्स दिख जाएगा। बस मत समझो कि हम आंसर हमारे पास में ही है। अब इंटीग्रल का साइन हमने लगाया, और इंटीग्रल का साइन लगा के साइन एक्स लिख दिया हमने। अब साइन एक्स भी ना लिखें, पहले तो हम क्या करें, साइन एक्स को यहाँ से हटा लें। देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स है, तो क्वेश्चन में साइन एक्स है, साइन एक्स हम क्या मान चुके हैं, टी मान चुके हैं, तो साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे, ये टी लिख दिया मैंने। और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी है, तो वो डी टी लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर टी का इंटीग्रल करना है, टी की पावर क्या है, कुछ नहीं है, 1। अब इंटीग्रल आ गया यहाँ पे, तो इंटीग्रल करते समय 1 + 1 अपॉन 1 + 1, कौन से फार्मूले से, इंटीग्रल के फार्मूले से, तो वो टी टू द पावर 2 अपॉन 2 हो गया। अब टी में क्वेश्चन तो था नहीं, क्वेश्चन तो था एक्स में, तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिए टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो टी की प्लेस पे क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। तो यहाँ रख दिया हमने साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको इन दो सम से बाय पार्ट्स का थोड़ा सा समझ, सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ टर्म्स नहीं आती हमको 11 में, लेकिन कर लेना चाहिए। देखिए जितने हम टर्म क्लियर कर लेंगे ना, कि कौन से क्वेश्चन कब आ जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है, तो हम उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ये मेथड्स आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। थोड़ा सा इसको समझ लें, ये काफ़ी बार ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने अभी आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में हम इंटीग्रल तो जैसे करके आते हैं, अभी जो सब सीखा है हमने, इंटीग्रल तो वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे दो फिक्स जो लिमिट्स हैं उनके साथ इसको करना है। तो देखिए जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन हमें दिया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको शुरू करता हूँ तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, टफ नहीं लगेगा। पहले सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे क्वेश्चन हमको दे दिया कि एक्स का इंटीग्रल कीजिए और लिमिट दे दी 1 to 2 पे। ये जैसे आपको ऐसी लिमिट दिखेंगी, ये अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर और लोअर लिमिट दिखी, मतलब समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि लिमिट का क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टेंशन लेना है इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो इंटीग्रल एक्स, अभी हमको पता है कि हमने एक फार्मूला जो लिया था वो दिखा दूँ आपको, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये फार्मूला है। एक्स की पावर यहाँ दिख नहीं रही है, तो एक्स की पावर कुछ नहीं दिख रही, तो मैथमेटिक्स में हम कुछ नहीं, पावर जो यहाँ पे है नहीं, विजिबल नहीं दिखती हमें, हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ एक्स की पावर क्या होगा, 1। अब एक्स की पावर 1 मान लीजिए, हम स्टडी के लिए लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट तो सिंपल करना है, एक्स टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन ब्रैकेट लगा के
ब्रैकेट लगा के लिमिट जो है राइट हैंड साइड में प्लेस कर देना है। लोअर लिमिट लोअर प्लेस पे होगी, अपर लिमिट अपर प्लेस पे होगी। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई बात कि मैंने क्या करा, जो लिमिट दी थी वो लिमिट्स ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में थी वो उसका इंटीग्रेट होते से राइट हैंड साइड में आ जाती है, लेकिन वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करती। लोअर लिमिट लोअर प्लेस पे आती है, अपर लिमिट अपर प्लेस पे आती है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, देखिए x की पावर 2/2 और लिमिट लग गई 1 से 2। अब यहाँ पर x की टर्म को अंदर रखना चाहिए, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकाल देना चाहिए। तो x की टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे x की टर्म ये रही x की पावर 2, लेकिन अपॉन में कांस्टेंट दिख रहा है, उसको हमें बाहर कर देना चाहिए। तो हम बाहर कर दें इसको 1/2 को, तो बचा क्या हमारे पास x², उस पर लिमिट लगी हुई 1 to 2। अब थोड़ा सा ध्यान दें कि मैंने आपको बताया था कि यदि फंक्शन, देखिए यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि फंक्शन f(x) है और उसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम a से b पर, ये कैपिटल ले लीजिए f, तो इसका इंटीग्रल आ रहा है फंक्शन f(b) माइनस f(a), मतलब अपर लिमिट पहले अप्लाई की जाती है, माइनस बीच में लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट अप्लाई की जाती है। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट b है, वो पहले अप्लाई की गई, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई की गई है। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये 1/2 हमने लिखा, x पे पहले अपर लिमिट अप्लाई की जाएगी, तो x की प्लेस पे 2 आ गया, लेकिन उस पर स्क्वायर लगाया तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, बीच में हमें माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट 1 को लगाया, उस पर भी स्क्वायर लगा दिया। आए समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पर क्या होगा, x की प्लेस पे पहले अपर लिमिट लगा दी 2, पर पावर 2 लगी हुई है तो 2 हमने वैसे की वैसी लगा दी। यहाँ पे पावर माइनस बीच में हमें अपनी ओर से लगाना है और फिर 1 को रखना है और पावर जो क्वेश्चन लगाना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 4 - 1 3, एंड 1/2 से इंटू करेगा तो 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि यह इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, डेफिनेट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू उस वक्त, और वो इनडेफिनेट था तो उस पर कांस्टेंट को लगाते हैं ताकि बाद में कभी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ी तो निकाल सकता है, लेकिन वो टर्म्स आपको कहीं 12th में आएंगी, अब 11th में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि ये डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने किस तरह से किया। अब मैं और आगे आपको बताता हूँ कुछ और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ sin x dx 45 to 30 डिग्री, ये एंगल में दे दिया अपने को। अब हम सब जानते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो पहले फार्मूला लिख के बता दें उनको कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स होता है, ये हमने माइनस कॉस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखिए वो कि इंटीग्रेट करते से माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगा दी हमने 45 to 30। अब ये माइनस है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे माइनस हो, उसे हम ब्रैकेट के लिमिट के बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास बचा cos x 45 to 30 डिग्री। अब माइनस, अब ये cos अपर लिमिट पहले लगाओ, cos 30 माइनस cos 45, ये लगा दी मैंने। देखिए x के प्लेस पे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब बचा सिंपल एलजेब्रा, वो सिंपल एलजेब्रा सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 एलसीएम ले लिया हमने, 2√2 एलसीएम लिया तो ये बचा √6 - 2, क्योंकि देखिए इसका इसमें इंटू हुआ और इसका इसमें, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये लिमिट किस तरह से लगाई जाती है समझ में आ गया आपको अच्छे से। कहीं बड़े क्वेश्चन में भी लिमिट लगाना पड़ी, जैसे मान लो पॉलिनोमियल टर्म में लगाना पड़ी तो भी हम लिमिट लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया e⁻x + x, इसका इंटीग्रेशन दिया है हमें और लिमिट दी है 2 to 1, 1 to 2 ले लीजिए, 1 to 2 dx। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन पहले हमारा टारगेट क्या होता है, पहले क्वेश्चन को इंटीग्रल और dx सबको सेपरेट देना। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रल e⁻x भी दिया, dx भी दिया, ये सब सीख चुके हैं आप, और लिमिट भी दे दी 1 to 2, प्लस बीच में प्लस लगा दिया, इंटीग्रल ऑफ x dx 1 to 2। आ गई समझ में बात आपको। देखिए यहाँ पर क्या किया मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंटीग्रल का साइन फर्स्ट टर्म को भी देना है और dx भी देना है, फिर इंटीग्रल का साइन सेकंड टर्म को देना है और dx भी देना है। जितनी भी टर्म आए दोनों को इंटीग्रल का सिंबल भी देना है, dx टर्म भी देना है, और बीच उस क्वेश्चन को रखना है। तो देखिए मैंने यही किया है। अब e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो वो e⁻x ही लिख दिया मैंने और उस पर लिमिट लगा दी मैंने जो 1 to 2। बाकी राइट हैंड साइड में लगाना है, लोअर लोअर ही रहेगी, अपर अपर ही रहेगी।
और x का इंटीग्रल यहाँ हम करेंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 to 2। अब यहाँ पर e टू द पावर x लिमिट हमने 1 to 2 लगा दी। यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है हमें 1/2। देखिए ये 1/2 कांस्टेंट कहाँ है, ये अपॉन में है, तो इसको बाहर निकाल लिया हमने, 1/2 बाहर निकाल लिया। ये देखिए 1/2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर 1 to 2। अब हम कांस्टेंट निकाल चुके हैं यहाँ से, बाकी कुछ बचा नहीं, अब सीधे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या बताया था, सिखाया था मैंने आपको कि 2 जो लिमिट है ये एक्स के प्लस पे आती है, पूरे टर्म पे नहीं आती। जहाँ एक्स है उसी जगह पर रखना होता है, समझे बच्चे आप लोग, बस ध्यान देना कि जहाँ एक्स है उसी प्लेस पे आना है लिमिट। तो चाहे पावर पे हो, अब यहाँ पावर पे दिख रही है हमको, कोई बात नहीं, पावर पे ले लेते हैं, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1। देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही 1/2 और x पे लिया तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1 तो वैसे रहा, प्लस 1/2। इधर क्या रहा, 2 का पावर 4 और 1, 4 में से 1 गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप बड़ी सिंपल हो जाती है, e टू द पावर 2 माइनस e 1 लिखते नहीं है, इंटू 3/2। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको आई थिंक ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के दोनों टर्म्स समझ में आ गए किस तरह से करते हैं। तो इनकी सिर्फ क्या जरूरी है, देखिए पहले आप इंडेफिनेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लीजिए, और साथ में मैं आपको एक अच्छी पर्सनल एडवाइस देता हूँ बच्चों कि जो फार्मूले हैं एक पेपर पे पहले सब व्यवस्थित तरीके से लिख लें और सामने रख लें। जब आप सम सॉल्व करें तो बार बार कॉपी ढूंढने से मूड में थोड़ा सा बदलाव आता है, तो सामने जब कॉपी में या पेज पे वो सारे फार्मूले दिखेंगे तो तुरंत हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे हमारा जो है लगातार कंटिन्यूएशन बना रहता है, और कंटिन्यूएशन बना रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे। यहाँ तो वीडियो में मैंने आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करके बताया, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, सम्स ले लेंगे, पहले कागज पर सारे सम ले लीजिए, फिर उनको 1 by 1 प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपने पक्का कर लिया, समझ लिए, फिजिक्स को आपने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी टर्म्स आपके समझ में ईजी आ जाती है, और साथ में आपने मैथ्स का भी एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस पहले फार्मूले के साथ देखें, फार्मूले देखें, फिर सिंपल इंटीग्रल को देखें, मैंने सब बाय पार्ट्स बता दिया, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, सारे क्वेश्चन बता दिए, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स भी आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये है टर्म मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टेड है ये, और ये फिजिक्स में लगती है, इसलिए टर्म्स हमें करना भी ज़रूरी है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आपके अंदर मजबूती आने लगेगी, काफ़ी अच्छा फील करेंगे, और औरों की मदद कर सकेंगे, खुद तो करेंगे, बाकी को बता पाएंगे। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूलों को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।